अब बात करते हैं, अब आगे देखते हैं कि बात करते हैं कि मानव के टेस्टिस यानी बाह्य उदरीय होती है। जो मानव का वृषण बाह्य उदरीय होते हैं। मानव का वृषण बाह्य उदरीय होते हैं। कारण, अब यहां एक कारण हो जाता है कि मानव का शरीर का तापमान जो होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और वृषण का जो तापमान होता है, वृषण का तापमान जो होता है, तापमान मानव शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। देखिए, समझेंगे इसको। मानव का वृषण बाह्य उदरीय होते हैं। बाह्य उदरीय क्यों होता है? क्योंकि जो मानव के शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो वृषण का तापमान जो होता है मानव बॉडी के तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस तापमान के ऊपर जो है शुक्राणुओं का परिपक्वन संभव नहीं है। इसलिए जो होता है कि मानव का वृषण जो होता है बाह्य उदरीय होता है, यानी कि मानव के वृषण का तापमान जो होता है मानव शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है। और इसमें जो इस तापमान के ऊपर, यानी कहने का मतलब है 2 से 3 डिग्री यानी कि 34 डिग्री या 34.5 डिग्री वृषण का तापमान रहेगा। इसमें जो होगा कि इस तापमान के ऊपर शुक्राणुओं का परिपक्वन जो है वह संभव है। ये बॉडी के तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस जो शरीर का तापमान होता है, इस पर जो होता है जो शुक्राणु का परिपक्वन संभव नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर में कि टेस्टिस है क्या। बात करते हैं कि टेस्टिस है क्या। देखेंगे कि टेस्टिस क्या है, यानी कि वृषण क्या है, आखिर में वृषण है क्या, बात करेंगे इसके। देखते हैं कि वृषण क्या है। तो वृषण जो होता है प्राथमिक लैंगिक अंग है। वृषण क्या है? तो प्राथमिक लैंगिक अंग है, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। वृषण क्या है? तो वृषण जो है प्राथमिक लैंगिक अंग है। अब बात करते हैं कि वृषण का मुख्य कार्य क्या है। इसका मुख्य कार्य क्या है? वृषण का मुख्य कार्य, वृषण का मुख्य कार्य क्या है? तो वृषण का मुख्य 2 ही कार्य है। वृषण का मुख्य कार्य क्या है? तो वृषण का मुख्य कार्य 2 है। पहला काम है इसका शुक्राणुओं का निर्माण करना। पहला काम क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। पहला इसका काम होता है, वृषण का काम होता है, पहला काम होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। और ये शुक्राणु जो होते हैं ये क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। मानव का वृषण जो होता है का मुख्य कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना। ये शुक्राणु कैसे होते हैं? तो ये नर युग्मक होते हैं। और दूसरा काम है नर सेक्स हार्मोन का स्राव करना। दूसरा काम है नर सेक्स हार्मोन
नर सेक्स हार्मोन, नर सेक्स हार्मोन कौन होगा? तो टेस्टोस्टेरोन का स्राव करना, स्राव करना। मानव वृषण का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। पहला मुख्य कार्य है इसका शुक्राणुओं का निर्माण करना। दूसरा इसका मुख्य कार्य है नर सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का ये क्या करता है? स्राव करता है। अब बात करते हैं इसकी साइज का। इसका साइज क्या होता है? वृषण का साइज क्या होता है? ओके, तो इसके देखते हैं कि इसका वृषण का जो साइज है वो क्या है। साइज के बारे में बात करेंगे हम। तो साइज के बारे में बात करेंगे। लंबाई, जो वृषण का लंबाई जो होता है, लंबाई वह 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। वृषण का लंबाई कितना होता है? 4 से 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई इसकी चौड़ाई तो चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। वृषण की लंबाई कितनी होती है? तो 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। और इसकी आकृति अंडाकार होती है। इसकी आकृति कैसी होती है? आकृति अंडाकार। वृषण की आकृति कैसी होती है? तो अंडाकार होती है। वृषण की साइज की बात करते हैं, आकार साइज की बात करते हैं। लंबाई जो होता है 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। इसकी आकृति कैसी होती है? तो अंडाकार होती है। अब जो है तो हम लोग जो है वृषण के मुख्य कार्य के बारे में जान गए कि वृषण का मुख्य कार्य क्या होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण करना। और शुक्राणु कैसे होते हैं बाबू? तो ये नर युग्मक होते हैं। और वृषण का दूसरा मुख्य काम है नर सेक्स हार्मोन का, नर सेक्स हार्मोन का स्राव करना। नर सेक्स हार्मोन में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। वृषण की जो साइज की बात करें तो वृषण की साइज की बात करें तो लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना? 2 से 3 सेंटीमीटर। और आकृति कैसा होता है? तो अंडाकार होता है। अब जो ये शुक्राणु क्या होते हैं? तो ये शुक्राणु नर युग्मक होते हैं। दूसरा क्या काम है? तो नर सेक्स हार्मोन का स्राव करना। तो नर सेक्स हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन का क्या होता है? स्राव होता है। यानी कि नर सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। अब बात करते हैं वृषण की परत के बारे में कि वृषण की कितनी परतें होती है। तो वृषण की कितनी परतें होती है? फर्स्ट ये है ट्यूनिका वेजाइनलिस, सेकेंड ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया और थर्ड परत होते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो ट्यूनिका यानी कि वृषण को घेरे हुए परतें, वृषण को घेरे हुए परतें बाहर से अंदर की ओर, अंदर की ओर। हम लोग वृषण की परत के बारे में जानेंगे। बाहर से अंदर की ओर यानी कि वृषण की परतें जो होती है बाहर से अंदर की ओर कितनी परतें होती है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट मैंने बोला, अभी बताया मैंने, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस ये वाला देखिए डायग्राम के ऊपर जहां हम मार्कर चला रहे हैं, ये जो परत है ये परत आपको दिखाई दे रहा है। ये परत जो है ट्यूनिका वेजाइनलिस है। ये फर्स्ट परत है किसका? वृषण का। सेकेंड परत जो है वो क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परत है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये जो दिख रहा है
ये परत जो है आपका, जहां हम स्केच को चला रहे हैं, ये वाला परत जो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और सेकेंड परत जो है ट्यूनिका थर्ड परत जो है ट्यूनिका वेस्कुलोसा होता है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा। थर्ड परत क्या है? वृषण को घेरे हुए परतें कितनी होती है? 3। ये परत क्या होती है? परतें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं बाहर से अंदर की ओर, यानी कि बाहर से अंदर की ओर। तो फर्स्ट परत का क्या नाम है? ट्यूनिका वेजाइनलिस। ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ट्यूनिका वेजाइनलिस है। सेकेंड परत क्या होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। सेकेंड परत जो है ट्यूनिका बहुत ही इंपॉर्टेंट परत है। ये वाला परत जो दिखाई दे रहा है ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है। और थर्ड परत जो है वह ट्यूनिका वेस्कुलोसा है। अब बात करते हैं कि आखिर में कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है? यहां देखते हैं हम लोग कि आखिर में ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है? तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है? तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत जो होता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत भीतर की ओर धंसकर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत भीतर की ओर धंसकर क्या होता है? भीतर की ओर धंस जाती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत जो होती है वृषण की, वो भीतर की ओर धंस जाती है और वृषण को 250 कोष्ठों में, और वृषण को 250 कोष्ठों में विभक्त 250 कोष्ठों में विभक्त कर देती है। 250 कोष्ठों में विभक्त कर देती है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया परत जो होती है भीतर की ओर धंस जाती है और वृषण को 250 कोष्ठों में क्या करती है? विभक्त करती है। उन कोष्ठों को हम क्या कहते हैं? वृषण कहते हैं। उन कोष्ठों को वृषण कोष्ठ कहते हैं। उन कोष्ठों को हम लोग क्या कहते हैं? वृषण कोष्ठ कहते हैं। ये देखिए डायग्राम के ऊपर देखेंगे, ये जो दिख रहा है ये वृषण कोष्ठ है। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया की परत जो होती है वो क्या होती है? भीतर की ओर धंस जाती है और धंसकर वृषण को 250 कोष्ठों में विभक्त कर देती है। उन कोष्ठों को हम लोग क्या कहते हैं? उन कोष्ठों को वृषण कोष्ठ कहते हैं। अब वृषण कोष्ठ को अंग्रेजी में बोले तो इसको टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स भी कहते हैं। वृषण कोष्ठ को वृषण कोष्ठ, इसको टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में इसको टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि वृषण कोष्ठ के अंदर क्या है। इस वृषण कोष्ठ जो देख रहे हैं, जो ये वृषण कोष्ठ देख रहे हैं, तो वृषण कोष्ठ के अंदर जो है क्या होता है? क्या है आखिर में जो वृषण कोष्ठ होता है उसके अंदर जो होता है क्या होता है? तो वृषण कोष्ठ के अंदर यानी भीतर वाले भाग में क्या पाया जाता है? अंदर क्या होता है?
वृषण कोष्ठ के अंदर क्या होता है, यानी कि वृषण कोष्ठ जो होता है उसके अंदर क्या होता है। तो प्रत्येक वृषण कोष्ठ में 2 से 3 नलिकाएं उपस्थित होती है। प्रत्येक वृषण कोष्ठ में 2 से 3 नलिकाएं उपस्थित होती है। प्रत्येक वृषण कोष्ठ के अंदर कितने नलिकाएं उपस्थित होती है? 2 से 3 नलिकाएं उपस्थित होती है। ये डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम को देख रहे हैं तो ये वृषण कोष्ठ है और वृषण कोष्ठ में देखिए इसमें 3 नलिकाएं हैं, इसमें 2 है, किसी में 3 होती है, किसी में 2 होती है। तब प्रत्येक वृषण कोष्ठ के अंदर जो होता है उसमें क्या होती है? 2 से 3 नलिकाएं उपस्थित होती है और इन नलिकाओं को शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। और इन नलिकाओं को शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। प्रत्येक वृषण कोष्ठ के अंदर कितनी कितने कोष्ठ होते हैं? प्रत्येक वृषण कोष्ठ में 2 से 3 नलिकाएं उपस्थित होती हैं और इन नलिकाओं को शुक्रजनक नलिका भी कहते हैं। और ये शुक्रजनक नलिकाएं जो होती है वृषण की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और ये नलिकाएं वृषण की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। वृषण कोष्ठ के अंदर क्या होता है? तो वृषण कोष्ठ के अंदर नलिकाएं उपस्थित होती है। कौन सी नलिकाएं होती है? तो शुक्रजनक नलिकाएं होती है। वृषण कोष्ठ के अंदर क्या होता है? तो नलिकाएं होती है। वह नलिकाएं कौन सी होती है? तो शुक्रजनक नलिकाएं होती है। प्रत्येक वृषण कोष्ठ में 2 से 3 नलिकाएं उपस्थित होती है और इन नलिकाओं को शुक्रजनक नलिका कहते हैं। और ये नलिकाएं वृषण की क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है।